सभी को ऑन है वीडियो। सेजल अनी शमसू कर लीजिए वीडियो ऑन। हम एक बार भी किसी को देखेंगे तब बोलेंगे बाद में। देखो आज का जो क्लास है 7 लेक्चर नंबर 2 हमारा स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग के बारे में पढ़ना है। यहाँ से हम लोगों को 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही न्यूमेरिकल बेसिस पे आधार होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा सके हम, ठीक है। पहले देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। लैंग्वेज को समझना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग को कहते हैं बुक पढ़ो। हम लोग को कह रहा है whenever a body strain, the energy is absorbed on in the body. The energy which is absorbed in the body due to straining effect, जिसको अंडरलाइन करेंगे उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, is known as strain energy। आप लोग देखो सिंपली समझो, स्प्रिंग देखे हो आप लोग बचपन से, स्प्रिंग हो गया, या देखो रबर जो बचपन से खेलते थे हम लोग, रबर, इसको सिंपली मिटाने वाला रबर नहीं, सिंपली जो हम लोग किसी पैकेट में लगाते हैं वैसा वाला रबर। आप लोग जब इसको देखे होगे, मान के जो ये स्प्रिंग है, इसको जब घिसते हो तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ता है, ठीक है। अभी हम मान के जो इस पे फोर्स लगाए तो ये क्या हुआ, इसका लेंथ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये क्या होता है, फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये लेंथ जो बढ़ा, ये जो लेंथ बढ़ा, इस लेंथ बढ़ने वाले को कहते हैं स्ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग इफेक्ट। तो देखो हम एक फिगर से समझाने का कोशिश करते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसका यहां से लेंथ है L अभी, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही लोड लगाए, अब क्या करो इसमें लोड लगाओ, लोड क्या किए, P लोड लगाए। जैसे ही P लोड लगाएंगे इस स्प्रिंग का क्या होगा, मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा और थोड़ा सा ये लेंथ इसका बढ़ जाता है। तो यहां से यहां तक पहले क्या था, L था बस, लेकिन अब क्या हुआ, डेल्टा L मेरा बढ़ गया P लगाने से। अब लेकिन जैसे इस P को रिमूव करेंगे तो ये क्या होता है, फिर से डेल्टा L अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो डेल्टा L है हमारे पास, ठीक है, ये जो डेल्टा L है इसको कहा जाता है स्ट्रेनिंग इफेक्ट। पहले नाम को समझो, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, लंबाई बढ़ना या घटना, तो इसी से नाम पड़ गया इसका स्ट्रेनिंग इफेक्ट। पहले ये बात जानो, ठीक है। अब कहता है whenever a body is strained, मतलब जब भी हम कभी किसी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं किसी बॉडी का लंबाई या चौड़ाई को, तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी डेवलप होता है। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, ये एनर्जी इसमें आया, इसमें क्या हुआ, इस बॉडी में हमारा एनर्जी हुआ। ये जो एनर्जी है ये कौन लिया, ये बॉडी लिया, ये वाला बॉडी हमारा क्या हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। किसके कारण एब्जॉर्ब किया, तो स्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण ये एब्जॉर्ब किया, ये लंबाई बढ़ने के कारण। और इसी जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को कहा जाता है स्ट्रेन एनर्जी। तो हम लोग को, आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी किस वर्ड के बारे में कहा जा रहा है, हाँ या नहीं बताओ। यस सर, क्लियर। एग्जाम में आपको ये वर्ड, देखो बच्चे को छोड़ना नहीं है, ये वर्ड जब भी हम लोग भी पढ़ते थे ना, हम लोग ये देखते थे कि अगर कोई चैप्टर आ रहा है तो यहाँ से कौन वर्ड जो है ज्यादा मायने रखता है, जिसको हम लोग ज्यादा यूज करके लैंग्वेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रेनिंग इफेक्ट, ये याद रखना है, ठीक है। और एनर्जी, ये दो वर्ड कि यहाँ एनर्जी के बारे में बात हो रहा है। एनर्जी कौन एब्जॉर्ब किया, बॉडी एब्जॉर्ब किया। किसके कारण एब्जॉर्ब किया, स्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब ये स्ट्रेनिंग इफेक्ट सिंपली समझो और सुनो, ये जो स्ट्रेनिंग इफेक्ट है ये आया कहां से, ये स्ट्रेनिंग इफेक्ट कहां से आया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द स्ट्रेनिंग इफेक्ट मे बी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड और लोड विद इम्पैक्ट। 3 टाइप के हमारे पास लोड होते हैं यहाँ पर इस स्ट्रेन एनर्जी में। पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास, वन सेकेंड हम एक एक करके बताते हैं क्या होता है, पहले तीनों का मतलब। सबसे पहला बात बोला गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, क्या होता है इसका मतलब ये समझो।
ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, देखो मान के चलो ये हमारे पास एक बीम है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे हम लोगों ने क्या किया, लोड लगाया। पहले क्या किया हम लोगों ने, लोड लगाया, पहले लगाया 0, ठीक है, 0 का लोड है। फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले, फिर बढ़ाए 1, फिर बढ़ाए 2, फिर बढ़ाए 3, फिर बढ़ाए 4, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे 5, ऐसे करते करते हम 50 तक पहुंचे। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हम लोड को बढ़ाते हुए हम कहाँ तक पहुंचे, मान के चलो 50 तक हमको पहुंचना था, मान 50 तक। तो क्या भैया हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, मतलब देखो इस बॉडी में जो इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, धीरे धीरे उसका लेंथ बढ़ेगा। समझ में आया बात को। लेकिन यही अगर कंडीशन आपसे पूछ दे कि सडन सडन अप्लाइड लोड क्या होता है, सडन अप्लाइड लोड, इसका मतलब होता है कि ये जो बीम था हमको रखना कितना था 50, हम डायरेक्ट इस पे 50 का रख दिए, डायरेक्ट 50 का। जैसे आप लोग तराजू देखे होंगे, तराजू में क्या होता है, दो ऐसे यहाँ पर रहता है, आप क्या करो पहले 1 केजी दो, फिर 2 केजी दो, फिर धीरे धीरे होगा। लेकिन एक बैग गए अब यहाँ पर 50 केजी दे दोगे तो क्या होता है, ये उठ जाता है ऊपर, होता है कि नहीं ऐसा अचानक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास होगा, जैसे ही सडन मतलब हो जाए, एक बैग में आप लोग क्या करो, मतलब एक बार में डायरेक्ट आप करो, जितना लोड देना है उतना दे दिए। लास्ट वाला जो इम्पैक्ट लोड है इसको हम लोग कल पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज हम लोग का जो क्लास है वो इन दोनों पे रहने वाला है। ठीक है, तो आज बस इसी दोनों बात पे आप लोग फोकस करो। ठीक है, कि हमारा सडन अप्लाइड लोड क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, एक और होता है इम्पैक्ट लोड, याद रखना, नाम याद रखना। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे देखते हैं कि 3 टाइप के हम लोगों ने लोड को देखा। अब देखते हैं इसके थ्योरी। तो हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रेनिंग इफेक्ट जो होता है 2 या 3 चीज के कारण आते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तीनों का नाम याद रख लो आप लोग, तीनों का नाम, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, आपको वहां मेंशन कर देगा कि इस ऑब्जेक्ट में हम कैसा लोड लगा रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगा रहे हैं या सडनली लगा रहे हैं या इम्पैक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग फॉर्मूला आने वाला है, तीनों लोड का अलग अलग फॉर्मूला आएगा, इसलिए आप लोग नाम याद रख लेना। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा सभी को? यस सर, यस सर। ज्योति प्रकाश सुमन कहाँ है आप? उसके बाद देखो, अब कह रहा है hence the strain energy will be strain in the body when the load is applied gradually, suddenly or with an impact। तो जैसे देखो, जैसे जैसे हम लोग लोड लगाते जाएंगे, लोड लगाएंगे, देखो कंडीशन से कैसे याद रखना है, लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद क्या होता है, स्ट्रेन होता है, मतलब लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, लेंथ बढ़ेगा या घटेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगा, और इसी एनर्जी को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। समझ में आया बात को? तो इस टाइप से याद रखना है, पहले लोड लगाए, लोड लगाने के बाद क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी आया, स्ट्रेन हुआ, और स्ट्रेन होने के कारण क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी हुआ, और इसी स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं, इसको दिखाने का तरीका है यू से। आपको ये याद रखना, आगे बहुत सारे कंपटीशन में आएगा, यू से हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को दिखाते हैं। ठीक है, और हमको पता है क्या चीज के बारे में, आप लोगों को पता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है हमारे पास। एनर्जी क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख दिया, लास्ट लाइन आप लोग का डिफिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग कॉपी या एग्जाम में अगर स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पूछता है तो ये लास्ट लाइन होना चाहिए। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, जो हम स्ट्रेन एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होगा वो किसके बराबर होता है, तो वो इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी। जैसे मान के चलो हमको u का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो था इस पे हम लोग वर्क डन निकालो, कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बराबर क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है फॉर्मूला कि नहीं, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसका, जो अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, यहाँ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट, 3 बोलना है। ठीक है, तो देखो तीनों के कारण हो सकता है आए तो, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहां से वर्क डन, मतलब सिंपली समझो कि अगर हमको स्ट्रेन एनर्जी पूछा है किसी क्वेश्चन में, स्ट्रेन एनर्जी पता करने बोला है, ठीक
ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेन एनर्जी पता करने, तो हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब हम उस फोर्स किस पे लगा होगा, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगा, ये जो फोर्स मानो पी है, ये कैसा फोर्स है, अप्लाइड लोड है। अप्लाइड लोड कितने टाइप के, तो 3 टाइप के, ग्रेजुअली भी हो सकता है, सडनली भी हो सकता है, इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन होगा, जिसका हम लोग नाम स्ट्रेचिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं आगे का फॉर्मूला। तो ये है हमारा एक ब्रीफली आपको समझने के लिए कि कैसे कैसे पैटर्न में होता है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेन एनर्जी का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलना है उसको, वर्क डन। सिंपली वर्क डन अगर हम उस ऑब्जेक्ट में निकाल लेंगे तो हम स्ट्रेन एनर्जी को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन था ये सिर्फ अभी तक, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन समझ में आया, थोड़ा हमारा आइडिया मिला। हम लोग ब्रीफली अभी पढ़ेंगे इस पूरा चैप्टर को। Yes. हाँ, और देखो इस चैप्टर को क्या करना है आप लोगों को, हम पढ़ा रहे हैं अभी, आप लोग आज ही इसको फिर रिवीजन करना। हम गारंटी देते हैं, आज हो गया कितना, 1, 2, 3 तारीख को ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके मेरे साथ अगर रहोगे तो। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे 3 तारीख तक में, एक चैप्टर 6 मार्क्स का आ जाएगा। तो आप देखते हैं कुछ डिफिनेशन है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। डिफिनेशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट दे सकता है। हम लोग के पास 3 यहाँ पर है डिफिनेशन, रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों का। तो देखो कितना इजी है। रेजिलेंस, रेजिलेंस कहता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी इज कॉमनली नोन एज रेजिलेंस। मान के चलो हमारे पास ये जो बॉडी था, कोई एक बॉडी है ये, इसमें क्या किया हम लोगों ने, लोड लगाया। लोड लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें स्ट्रेन एनर्जी पैदा हुआ। तो कितना स्ट्रेन एनर्जी हुआ, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नोन एज रेजिलेंस। हम आगे लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं रेजिलेंस। तो आपको सिंपली याद रखना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नोन एज रेजिलेंस। ठीक है, तो कहता है व्हेनेवर द स्ट्रेनिंग फोर्स इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेन्ड बॉडी, द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। Hence, the resilience is also defined as the capacity of a strained body for doing work on the removal of a straining force. देखो इस पूरा का मतलब हम देखो सिंपली याद, इतना लंबा है, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो समझो कैसे याद नहीं करना पड़ेगा। सिंपली पहले क्या कहा गया कि हमारा ये मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने क्या किया, P फोर्स लगाया, L इसका डिस्टेंस था। अब जैसे ही P फोर्स लगाए, इसका क्या होगा, ये डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, इसका लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब इसका L था, ये डेल्टा L मेरा बढ़ गया, P हमारा ऐसे लग रहा। ठीक है, अब क्या करो, जैसे ही हम लोग इसको रिमूव कर दिए, P को हटा दो, मतलब रिमूवल ऑफ फोर्स। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फोर्स को, रिमूवल। अब जैसे ही इस फोर्स को हटाएंगे तो हमारा फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब L ही पोजीशन पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम लोग फोर्स को, यहाँ पर देखो इस लाइन को पढ़ना, whenever the straining force is removed from the strained body, हम लोग क्या किए, ये एक strained body था, ये कैसा बॉडी है, ये strained बॉडी हो गया। क्यों strained बॉडी हो गया, क्योंकि इसमें strain हुआ है, लेंथ इसका बढ़ा है। ठीक है, strained बॉडी से हम लोगों ने जैसे ही P को हटाया, ठीक है, जैसे ही P को हटाएंगे तो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, ये क्या ये काम करेगा, तो ये काम क्या करेगा, ये जो पहले B पोजीशन पे था, अब ये क्या करेगा, अपने जो इनिशियल पोजीशन पे A पे आ जाएगा। तो यहां से यहां तक इसका वर्क हुआ, यही वर्क डन क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा एक और डिफिनेशन है, रेजिलेंस क्या होता है, मतलब यही इसका तो टोटल, यही एनर्जी हुआ ना इसका, टोटल स्ट्रेन एनर्जी यहाँ तक यही हुआ इसका। तो रेजिलेंस कहता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी, या रेजिलेंस को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। तो
ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये इसमें कोई दिक्कत है समझने में, बताओ कोई किसी को? कोई पोजीशन में दिक्कत है तो बताओ, फिर से रिपीट करेंगे उसको। अनीस, को दिक्कत समझने में? हाँ सर। हाँ, एक बार आप लोग घर पे रिवाइज कीजिएगा, फिर अगर कोई दिक्कत हो हमसे फिर पूछिएगा। अब देखो, आप एक और रेजिलेंस पढ़ लिए, लेकिन सर प्रूफ ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस तो देखो यहाँ पर कहता है, एक सेकेंड इसको रब करते हैं। प्रूफ रेजिलेंस भी एक इसी टाइप का होता है, ठीक है, बस अंतर क्या है समझो। हम यहाँ पर क्या बोले, पी फोर्स लगाए थे ना, लेकिन अब प्रूफ रेजिलेंस में अंतर यही होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो होगा इसी को कहा जाता है हम लोग प्रूफ रेजिलेंस। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सर टोटल स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में क्या अंतर है? देखो बात को, जैसे ये ऑब्जेक्ट था मेरा P, इस पे हम मान के चलो 50 किलो न्यूटन लगाए, तो ये मान के चलो 5 मीटर तक लेंथ इसका बढ़ा, तो इसका स्ट्रेन एनर्जी 5 मीटर मान के चलो हो गया। सिंपली बता रहे हैं एक डायमेंशन के तौर से, मतलब हम 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए तो इसका 5 मीटर मेरा लेंथ बढ़ा, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का हो गया इतना ही। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कब तक गेन करेगा? जब तक P मेरा इलास्टिक लिमिट तक हो। लोड हम कहां तक लगाए हैं? इलास्टिक लिमिट तक लगाए, और इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है हमारा पता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में इलास्टिक लिमिट तक बल, इलास्टिक लिमिट तक अगर हम फोर्स को लगाए, कहां तक लगाए? इलास्टिक लिमिट तक अगर हम कोई ऑब्जेक्ट में लगाए फोर्स, और उस समय तक जो स्ट्रेन एनर्जी होगा, उस स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन, क्या ये सर किसी ऑब्जेक्ट में बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये याद रखना। तो हमारा प्रूफ ऑफ रेजिलेंस कहता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस। कब हो सकता है मैक्सिमम प्रूफ रेजिलेंस? कब होता है ये मैक्सिमम? हो कब सकता है स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम? कब होगा? जब बॉडी में स्ट्रेस जो है कहां तक लगाएंगे? इलास्टिक लिमिट तक। तो इस प्रूफ रेजिलेंस में ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक लिमिट तक हम लोग जब लगाते हैं तो यही कहा जाता है प्रूफ रेजिलेंस। वैसे हम क्वांटिटी को कहते हैं जहां पर स्ट्रेन एनर्जी जो है कितना स्टोर हो, जब तक हम इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को लगाते हैं तब तक। तो प्रूफ रेजिलेंस और तो रेजिलेंस में अंतर समझ में आया? यस सर। चलो, अब है मेरा तीसरा है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है प्रूफ रेजिलेंस, ये एक रेशियो होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक रेशियो प्रूफ रेजिलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये आगे निकालने सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। तो फिर ये फॉर्मूला भी आपको समझना है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बराबर होता है प्रूफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम हम लोग करते हैं तो हम लोगों को मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकलता है। अब हम लोग प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, 3 टाइप के हमारे पास लोड थे। पहला था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट अप्लाइड लोड। तो उन सभी चीजों में से सबसे पहला हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होने के कारण क्या स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, हम लोगों ने पहले क्या किया, 0 लगाया, फिर 1 लगाया, 2 लगाया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 4 लगाया, 5 लगाया, ऐसे ऐसे करते धीरे करते करते 50 तक पहुंचे। तो देखे कि 50 तक पहुंचते पहुंचते इस ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुआ। इस स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से, ठीक है। तो हम लोग इसी को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे निकलता है इसको हम लोग देखते हैं आज।
तो देखो क्या कर रहा है। सबसे पहले देखो, आदमी को ये सब चीज भी पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो हम सब पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होता है बताओ तो जल्दी। वर्क डन के बराबर, ये याद रखना है फॉर्मूला भी, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड। ऐसे लिख लेना कॉपी में आप, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमको ये बात पता है कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में अगर स्टोर होता है ये बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अप्लाइड लोड लगा रहे हैं उसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया। जैसे कि मैंने फिगर से बताया था ना, ये वर्क डन हो रहा है, यही ना, इतना दूर ही वर्क डन कर रहे हैं, किसके कारण, बाय द अप्लाइड लोड। इसी वर्क डन को स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला से हम लोग इक्वेट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग देखते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पर फिगर अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसा फिगर है, पहले उसे एक लाइन को देखो। लोड एक्सटेंशन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, लोड एक्सटेंशन डायग्राम। मतलब क्या हुआ, इस बगल आपका एक्सटेंशन रहेगा, एक्सटेंशन मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, डेल्टा एल है यहाँ इस बगल, और इस बगल हमारा लोड रहेगा। तो क्या हुआ, लोड एक्सटेंशन डायग्राम। याद रहा कि ये कैसा डायग्राम बनाएंगे, किस में लगाएंगे, टेंसाइल टेस्ट करेंगे हम लोग अप टू इलास्टिक लिमिट। टेंसाइल क्यों बोला गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। कहां तक करेंगे, इलास्टिक लिमिट तक ही करेंगे। ध्यान रखना, इलास्टिक लिमिट तक मतलब प्रूफ रेजिलेंस का बात हो रहा है यहाँ पर। अब टेंसाइल लोड को क्या करेंगे, पी को इंक्रीज करेंगे 0 टू वैल्यू पी। मतलब क्या बात, हम लोग पहले 0 लगाए, फिर 1 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर मान के चलो 50 तक पहुंचे। इसी 50 को क्या नाम दिया है, पी नाम दिया है। तो समझ में आया। और जब हम लोग लोड जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन भी होगा। कहां से कहां तक होगा, 0 से डेल्टा, 0 से एक्स वैल्यू तक। तो उसी का हम लोग फिगर यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो आप लोग कैसे फिगर है। आप लोग भी अभी जवाब दोगे, थोड़ा सा जो हम फॉर्मूला बताए हैं उसी पे। फिगर में हमारे पास है यहाँ पर, हम लोग क्या बोले, सबसे पहले हम लोग कैसा डायग्राम बना रहे हैं, पहले ये बताओ कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, बोलो। क्या नाम दिए थे अभी हम उसका, डेल्टा डेल्टा नीचे का था सर। देखो ऐसे नाम देना है। हम लोग जो डायग्राम है उसका नाम लिख रहे हैं, नाम है उसका लोड एक्सटेंशन डायग्राम। ये कॉपी में भी लिखा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। जो एग्जाम में भी, अगर प्रूफ, एग्जाम में प्रूफ पूछता है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, याद रखना बात, प्रूफ है ये। हम लोड, नाम जो है उसका लोड एक्सटेंशन डायग्राम। जहां पर मेरा लोड जो है वो हमारा इस कॉर्नर पे रहेगा लोड, ठीक है, और एक्सटेंशन जो होगा मेरा इस कॉर्नर पे होगा, ठीक है। मतलब, और हम लोग क्या बोले, हम लोग लोड को जो है ग्रेजुअली, लोड को हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। समझना, कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, 0 टू पी। ये पी का मान के चलो 50 है, तो कैसे बढ़ाएंगे, 0 1 2 3 4 50 तक जाते हैं। तो इसी 50 को नाम दे दिया है पी, ऐसे बस समझो। तो हम लोग क्या करें, लोड को बढ़ाएं। यहाँ पर मान के चलो 0 है, यहां तक मान के चलो यहाँ पर पी आया, ये क्या है, पी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सटेंशन भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। एक्सटेंशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो 0 टू मान के चलो एक्स बढ़ेगा। मतलब क्या बात, एक्सटेंशन 0 mm, 1 mm, 2 mm, ऐसे बढ़ता है ना, 3 mm, मान के चलो 5 mm तक बढ़ा। इसी 5 mm को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। ऐसे समझने के लिए समझना, ऐसा नहीं कि 5 ही mm होगा। तो हम लोग यहाँ तक मान लो एक्स है, ये हमारे पास, ये इतना हमारा क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा एल का वैल्यू है, ये एक्स है जो डेल्टा एल का वैल्यू है हमारे पास, इतना हमारे पास डिस्टेंस बढ़ा है।
अब कह रहा है हमारे पास, अब हम थोड़ा सा यहाँ से आपको पढ़ाना चाहेंगे, कुछ कुछ वर्ड आप लोग देखो लिखने का तरीका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, द लोड P परफॉर्म्स वर्क इन द स्ट्रेचिंग इन द बॉडी। ये लोड के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, बॉडी में फैलाव अगर हो रहा है तो इस लोड के कारण ही हो रहा है। ये लोड के कारण क्या होगा, बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होगा, जिस एनर्जी स्टोर होने वाले को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, जब हम लोग लोड को हटाएंगे तब वो दिखाई देता है। तो पी जो है हमारे पास, एग्जाम में देखो, एग्जाम में अगर प्रूफ अगर पूछता है तो ऐसे ही लिखना, ये सभी चीज को भी आप लोग को लिखना है एग्जाम में, मार्क्स अच्छा लाने के लिए। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है ऐसे ही आप लोग भी लिखना, पेज भी भरेगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा। पी क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। एक्स क्या है, एक्सटेंशन है। क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई बॉडी पे कर रहे हैं ना ये, तो उस बॉडी का एरिया कितना है, ए है। उस बॉडी का लेंथ कितना है, एल है। उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, भी है। यंग्स मॉडुलस होगा, उसका वॉल्यूम ई है। यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। और सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। तो इतना सारा चीज हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आप समझते हैं, यहाँ से इसको प्रूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये वाला चीज पोर्शन, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लोड एक्सटेंशन डायग्राम है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारा यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ को प्लॉट किए तो हम लोग क्या देखे, ये एक स्ट्रेट लाइन में आया। कैसे आया हमारा, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कैसे स्ट्रेट लाइन में आया, देखो यहाँ से, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। ग्रेजुअली बढ़ाना मतलब लीनियरली बढ़ाना, ग्रेजुअली मतलब लीनियरली। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक बढ़ा रहे हैं। और इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है हमारा, याद रखना है, प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ाए थे इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देखे कि हमारा जो है यहाँ पर इतना ऐसा ग्राफ बना हमको, ये रेड वाला आप लोगों को सिर्फ दिखाई दे रहा है, जिसको हम कवर किए हैं, इतना ही दूर पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें कि हमारा रेड वाला जो ये कलर है, इतना ही दूर हमारे पास एक बॉडी ग्राफ अंदर प्लॉट हुआ। तो ये जो एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के जो अंदर एरिया है, यही हमको देता है वर्क डन। क्या देगा, वर्क डन। आप लोग पहले भी 10 तक पढ़े होंगे वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, और एरिया अंडर दिस कर्व को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी। क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। मतलब यहाँ वर्क डन अगर हमको निकालना है तो इसके अंदर का अगर हमको एरिया पता चल जाए, ये वाला एरिया हमको पता चल जाए कितना है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा वर्क डन, तो देखो सब सिंपली देखो, आप लोग खुद आंसर दोगे। एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ, नाम दे देते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो, हाफ इंटू क्या होगा, बेस इंटू एच। चलो, हाफ बेस कितना है इसका, बेस क्या है, एक्स। एक्स मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स लिखते हैं हम लोग, एक्सटेंशन लिखते हैं डेल्टा के रूप में, इंटू एच कितना है, बी है। यही है हमारे पास। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को। अब देखो यहाँ से, यहाँ दूसरा कलर है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है बताना तो थोड़ा सा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लोग P से दिखाते हैं, मान के चलो A। तो बताओ तो P बराबर क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, होगा कि नहीं। स्ट्रेस को सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, बराबर P लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, हाफ इंटू डेल्टा एक्स को वैसे रहने दो, इंटू P का वैल्यू क्या आया, स्ट्रेस इंटू ए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, आसान था कि नहीं बताओ। yes. अब हम आगे देखते हैं, इसको रब करते हैं साइड से, और इसी पे हम समझाने की कोशिश करेंगे दूसरा चीज। अब बताना हमको एक बात,
स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? डेल्टा एल बाय डेल्टा एल बाय एल। तो अगर हम पूछे डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? डेल्टा एक्स। स्ट्रेन इनटू लेंथ होगा ये। यस सर। कोई दिक्कत नहीं समझने में, बहुत बढ़िया। स्ट्रेन इनटू एल होता है। अब बताओ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? इक्वल टू ई। ई होता है। और अगर हम आपसे पूछे, अगर हम ऐसा लिखना चाहे, कैसे लिखना चाहे, हाँ, स्ट्रेस बाय हम ई लिख दिए तो क्या लिखेंगे बताओ तो? स्ट्रेन। स्ट्रेन लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नोटेशन में बताओ, नोटेशन में ऐसे लिखेंगे क्या बताओ तो? इसको थोड़ा रब करें ऊपर से। इसको अगर हम नोटेशन में लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ तो? ऐसे लिखेंगे स्ट्रेस बाय ई बराबर स्ट्रेन। सही है हमारा? यस यस। चलो अब देखो बस यहाँ से समझना बात को, थोड़ा सा देखो। हाँ, फिगर को हम लोग रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा उस क्वेश्चन में जाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या देखे, हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ बना हुआ था, एक यहाँ तक आया। हमको अब निकालना है डेल्टा एक्स का वैल्यू। सोचो कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स का वैल्यू। डेल्टा एक्स मतलब क्या भाई, यहाँ डेल्टा एल ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आवाज किसी का रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है, एक म्यूट रखो, ठीक है। हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू क्या है हमारे पास, स्ट्रेन इनटू लेंथ है ना, यहाँ पर निकाले हैं हम अभी। तो हम लोग क्या लिखे, स्ट्रेन इनटू लेंथ निकाले। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है देखो तो, सिग्मा बाय ई। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय ई है, इनटू लेंथ। तो मतलब डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास क्या आया, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इनटू लेंथ। समझ में आया बात को, कैसे आया? कोई दिक्कत है ये फॉर्मूला समझने में? नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा दें। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या था, हाफ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब क्या, डेल्टा एल, यहीं पे बात कर रहे हैं। तो इसके जगह हम ये वाला रख दे, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा बाय ई इंटू एल। देखो एगो तो बचा हुआ ही है, ये वाला तो बचा हुआ है मेरे पास, इसको भी रख दो, सिग्मा इंटू ए। कोई दिक्कत समझने में? अब बताओ तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, हाफ इंटू सिग्मा, और ये भी सिग्मा, दो गो सिग्मा है हमारे पास, एगो ये है, क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर इंटू, देखो तो ए इंटू एल है यहाँ बाय ई। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e इंटू ए इंटू एल। क्या होता है बताओ तो, वॉल्यूम। वॉल्यूम, बस। और एरिया ऑफ एबीसी क्या दे रहा था हमको, एरिया अंडर दिस कर्व क्या दे रहा था, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर है, स्ट्रेन एनर्जी। बताओ इस फॉर्मूला को डिराइव करने में किसी को कोई दिक्कत, कितना आसान था कि नहीं? बस यही हमको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है समझने में? यस सर। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देखना, यहाँ पर उसी तरह से प्रूफ किया गया है। हर एक चीजों को देखना आपको, यहाँ पर हर एक वर्ड को लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार देखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बातें कही गई हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। प्रूफ रेजिलेंस के बारे में बोला। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता था, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। देखो इलास्टिक लिमिट तक कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता, डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट नहीं। इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, जब हम फोर्स हटाएंगे फिर से वो क्या करेगा, रीगेन कर लेता है अपना से। तो उसी को कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस देखो हम लोग फॉर्मूला ये वाला पढ़े, U बराबर सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी। तो सब सिर्फ सिग्मा स्टार लिख दिया है, मतलब क्या बात, ये सिग्मा जो है इलास्टिक लिमिट के बाद का भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद हम लोग देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्ट्रेन एनर्जी
जो है इलास्टिक लिमिट के बाद भी हो सकता है क्या? बताओ तो हाँ या नहीं। नो सर। नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि देखो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जैसे ही आप स्ट्रेस डालोगे ना, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे आप जो रबर होता है, आप उसको थोड़ा सा बल लगाओ, थोड़ा सा ही, तो उसके बाद छोड़ दो, अपने पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा गया था क्या स्ट्रेन एनर्जी हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाद भी दे सकते हैं, होता है क्या? बोलना उसको नहीं, इलास्टिक लिमिट तक ही मैक्सिमम होता है। तो देखो हम लोगों का प्रूफ रेजिडेंस पूछेगा, फॉर्मूला सब सेम, बस स्ट्रेस क्या होगा, इलास्टिक लिमिट तक बस निकाल लो, बस हो गया हमारे पास प्रूफ रेजिडेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या था? प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम, या टोटल रेजिलेंस, ये भी बोल सकते हो, टोटल रेजिलेंस बाय वॉल्यूम। टोटल रेजिलेंस कितना था, ये वाला था हमारे पास, था कि नहीं? ऊपर में रख दो, बाय वॉल्यूम, भी कट गया, फॉर्मूला क्या आया, ये वाला। तो बताओ कोई भी चीज में दिक्कत होगा इसमें आपको निकालने में? हर एक पॉइंट को याद रहेगा कि नहीं? तो हम लोगों ने जो देखा, 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, 2 फॉर्मूला यहाँ से। देखो बच्चे क्या करते हैं, हम आपको एक और टिप्स बताते हैं, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है दिमाग में, 2 फॉर्मूला, जैसे U बराबर स्ट्रेस स्क्वायर 2E। बहुत बच्चे सिर्फ ये याद करके जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको 2 ये याद रखना है, स्ट्रेस स्क्वायर 2E इंटू A इंटू V, A इंटू L, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है? तब अच्छा रहेगा। और हम लोग क्या देखे, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का भी फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो कट गया हमारे पास। तो ये था हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? तो आज हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। समझ में आया, इजी था कि नहीं, बताओ ये वाला? यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सब है कि नहीं लाइन पे? हाँ, अनीस कहाँ चल गए आप? है सर। हैं सर, गायब हो जाते हैं। सर रूम में आ गया था कोई, इसलिए बंद। अच्छा, देखो यहाँ से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने पहला देखा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया, अब हम क्या करेंगे, सडनली लगाएंगे। सडनली मतलब क्या होता है, हम ये बल है, ये कोई बॉडी है, इस पे अचानक सीधा लगा दो 50 किलो न्यूटन का, तो क्या होगा, जैसे ही अचानक लगाओगे तो क्या होगा, तुरंत इसका लोड क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा? मतलब इसमें ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हम अचानक इसको लेंथ लेके 50 से खींचे तो अचानक क्या होगा, इसका भी लेंथ बढ़ेगा। उसमें क्या था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसमें क्या अचानक लेंथ भी बढ़ेगा। यही होता है सडनली अप्लाइड लोड का मतलब यहाँ, ठीक है? तो अब क्या कर रहे हैं, जब व्हेन द लोड इज अप्लाइड सडनली टू ए बॉडी, द लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, यही मतलब क्या बा, हम लोग वहां क्या था, जब हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बढ़ा रहे थे, तो लोड हमारा, ये ग्राफ को देखो ध्यान से, सोचना बात को, इस ग्राफ में क्या है, इस पॉइंट पे लोड होगा 5, इस पॉइंट पे क्या है, लोड होगा 10, फिर 15, फिर 20। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लोड जो है कांस्टेंट है क्या, नहीं है, लोड क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है। लेकिन सडनली अप्लाइड लोड में है क्या है, लोड कांस्टेंट है हमारे पास, लोड बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब लोड जो है एक पूरा, जैसे मान के जो हम एक पिक्चर बना रहे हैं, इस बुक में पिक्चर नहीं दिया है बनाया हुआ, लेकिन हम बना रहे हैं, तो आप लोग कॉपी में बना लेना इसको, ठीक है? बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग बनाना इसमें। हम लोग वही सेम फिगर बना रहे हैं, क्या चीज का, इधर बना रहे हैं लोड ले रहे हैं, और इधर क्या ले रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं, ठीक है? सेम फिगर है। हम लोग क्या किए, अब एक बैग ये हम लोग क्या किए, 50 किलोमीटर का कोई भी पी दे दिए। तो लोड क्या है, एक बैग जब हम लोग दे दिए तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। मान लो कि यहां से यहां तक इसका डिफॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ अचानक इतना,
लोड दिए, एक बैग सडनली दिए हुए हैं, तो इस कारण से यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन होगा पूरा थ्रू आउट हमारा क्या लोड है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस बार जो हमारे पास कर्व आएगा वो थोड़ा दूसरा आएगा कर्व। वो कर्व कैसा आएगा, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर कर्व बन जाएगा हमारे पास। समझ में आया बात को, क्यों हुआ ऐसा, ये बात को क्लियर हुआ? क्योंकि लोड हम सडनली दे रहे हैं, इस कारण से हमारा क्या होगा, कर्व क्या होगा, पूरा जो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हमारा लोड कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। किसी को कोई दिक्कत इस बात में, हाँ या ना बताओ? चलो, तो अब देखो यहाँ से, अब देखो कितना आसान रहेगा, यहाँ से आप लोग खुद बना लोगे आगे। हम लोग चलो यहीं बताते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक लोड था हमारा, यहाँ पर पी था, ये हमारा क्या था, पूरा एक यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन था, एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स मानो, चल करो, ठीक है। तो बताओ इस कर्व का एरिया कितना आएगा, इस कर्व का एरिया एरिया ऑफ कर्व बराबर, इसी को वर्क डन भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या आएगा, P इंटू डेल्टा एक्स। बहुत बढ़िया यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है एरिया ऑफ कर्व क्या देता है, स्ट्रेन एनर्जी देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास देता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी में वो कितना होता है, कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी? हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू A इंटू L, यही होता है, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले तो बराबर कर देते हैं दोनों के बराबर। मतलब क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट में अगर इतना स्ट्रेन एनर्जी होगा, P लगाएंगे तो इतना स्ट्रेन एनर्जी हमारे में रहने वाला है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन निकाले हैं, एज द लोड इज अप्लाइड सडनली द लोड P इज कांस्टेंट व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द बार टेक प्लेस। मतलब जैसे ही हमारा लोड क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है पूरा एक्सटेंशन ऑफ द बार में, तो वर्क डन क्या होता है, लोड इनटू एक्सटेंशन। हम लोग निकाले एरिया, मतलब सिंपल, वर्क डन मतलब क्या हुआ, एरिया निकाल रहा है यहाँ, P इंटू एक्स किया। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो होता है, हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक। देखो बोल दिया है इलास्टिक लिमिट तक, और इलास्टिक लिमिट तक का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू V। कैसे होता है, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये P इंटू एक्स को और ये वाले को दोनों को इक्वेट कर देना है बस। आप देखो इक्वेट करके हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखे, U बराबर, हम लोगों ने क्या देखा फॉर्मूला, P इंटू एक्स, मतलब U का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू A इंटू L बराबर P इंटू एक्स क्या है, डेल्टा L है, डेल्टा एक्स है ना। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ कुछ निकालते हैं, चलो क्या निकालो यहाँ से, फिर से वही कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, E होता है। तो अगर स्ट्रेस बाय E लिखेंगे तो स्ट्रेन हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक, और हाँ यहाँ तक। तो हम लोग डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, डेल्टा एक्स हमारे क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, यही होता है ना। डेल्टा एल बराबर क्या होता है, स्ट्रेन इंटू एल, यही होता है ना। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, स्ट्रेन का वैल्यू क्या है, स्ट्रेस बाय ई, स्ट्रेस बाय ई, और एल का वैल्यू एल रख दी। समझ में आया बात को, ये जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। देखो यहाँ से कैसे, कौन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ई होता है हमारे पास, तो स्ट्रेस ई को इधर ले आए बराबर स्ट्रेन हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल को एक साइड रहने दो, तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा, स्ट्रेन इंटू एल, और स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ निकाले हैं स्ट्रेस बाय ई, और ये एल तो एल आएगा ही ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बस इक्वेट कर दो, ए इंटू एल बराबर पी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू आया है हमारे पास सिग्मा बाय ई इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो कौन कौन कट रहा है बताओ तो,
देखो ई कट गया, ई कट गया, सिग्मा एल कट गया, और क्या कटा, एक सिग्मा ये, सिग्मा और ये एक सिग्मा कट गया। तो मतलब हमारे पास अगर हम फॉर्मूला फाइनल निकालते सर हैं एक तो बार फिर से रिपीट करिए। सिग्मा बराबर 2p/a, फॉर्मूला आया। सर हाँ बोलो। एक बार सर यहाँ से फिर से कहिएगा। डेल्टा एल बराबर एस टे इंटू एल जो कि इसके नीचे वाला। देखो यहाँ पर समझाते हैं, देखो यहाँ, देखो यहाँ से हमको पता है स्ट्रेन बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब डेल्टा एल को इसी बगल रहने दो, तो क्या फॉर्मूला आ गया, स्ट्रेन इंटू एल हो गया। और हमको एक साइड और पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम अगर लिखे स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस है, समझ में आया बात को। तो मतलब स्ट्रेन का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लोग यहीं पर रख दिए, इसका बस लिख रहे हैं स्ट्रेन बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल होता है। ये याद रखना है आपको, बहुत काम का चीज रहने वाला आगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, देखना काम का चीज रहेगा। तो अब समझ में आया बात को यहाँ तक। यस सर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिग्मा क्या है, बराबर है 2p/a, मतलब क्या हुआ, सिग्मा बराबर p/a क्या होता है बताओ तो जल्दी से। स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर, मतलब देखो ये फाइनल रिजल्ट है, ये देखो दो चीज हम लोगों ने देखा। तो मतलब कह रहा है हमारे पास एक वर्ड याद आया, हम लोग जो ये दो इक्वेशन से देखे हैं, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है ड्यू टू सडनली लोड, किसके कारण, सडनली लोड में, क्योंकि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सडनली लोड में, ये ट्वाइस होता है, दो गुना होता है, दो गुना है कि नहीं, किसका ट्वाइस है ये, तो ये ट्वाइस होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। किसका ट्वाइस होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। देखो कैसे समझना की बात है, यहाँ पर ये सब चीज रब करते हैं क्योंकि ये सब चीज बुक में लिखा हुआ, आप लोग लिख लेना, समझना बात को। अगर हम लोग को बात बताओ, स्ट्रेस बराबर सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, p/a फोर्स बाय एरिया। तो ये स्ट्रेस जो है ये ग्रेजुअली का है, ये सिंपली जब ग्रेजुअली का होता है इसका। लेकिन जब हम लोग सडनली के बारे में जब हम लोग पढ़ना चाहे, सडनली के बारे में जब हम लोग पढ़ना चाहे, 1 सेकेंड, जब हम लोग सडनली के बारे में हम लोग पढ़ना चाहे तो इसका भी फॉर्मूला देखो होना तो चाहिए p/a, लेकिन क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस सडनली में जो होता है वो ग्रेजुअली वाले का 2 गुना होता है। मतलब अगर ग्रेजुअली में अगर 10 है तो मेरा सडनली में कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो देखो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट आया है 2 इंटू p/a आया कि नहीं यहाँ पर। तो यही कह रहा है फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये देखो बच्चे लोग ये पढ़ेंगे, बताओ तो, ये फॉर्मूला तो पढ़ लेता है लेकिन ये पढ़ना भूल जाते हैं, जबकि बुक में सारा चीज है। अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम स्ट्रेस, ये जो देखो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है सिग्मा, ये किसके बराबर, ड्यू टू सडनली लोड ट्वाइस द स्ट्रेस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली का। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तब आपके मन में क्वेश्चन, सर इस यहाँ पर u कहाँ निकाले, मन में क्वेश्चन आ रहा है, बताओ बताओ, मन में क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में तो हम लोग u निकाले हैं, कहीं देखो तो u निकाले हैं, नो सर नहीं निकाले। तो हम स्ट्रेन एनर्जी कहाँ निकाले हैं सर, आप तो बोले स्ट्रेन एनर्जी निकालने का डिराइवेशन है, देखो कितना आसान है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर, बस देखो फॉर्मूला जो है u का एक ही है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू a इंटू v,
अगर देखो एक क्वेश्चन है सिग्मा का वैल्यू दिया है 10, एक जगह दिया है सिग्मा का वैल्यू 10, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू दे दिया 10 हमारे पास, दिखाई दे रहा है आपको सभी को ना। यस सर। और आपको क्वेश्चन में बोला है आंसर निकालो, पहला ग्रेजुअली का और दूसरा बोला सडनली का निकालो। अब आपके मन में क्वेश्चन सर ग्रेजुअली में तो हम लोग जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर बाय 2, ई मान लो तो चलो 4 दिया हुआ है, मान लिया अभी सिंपली समझने के लिए 4 दिया है, ए का वैल्यू 5 दिया है, बी का वैल्यू 6 दिया है, ए इंटू एल होगा ना, सॉरी, ठीक है, और एल का वैल्यू 6 दिया है, सिंपली समझने के लिए हम अभी समझा रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे तुरंत 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है 4, इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 5, इंटू 6, आराम से रख के मान के जो 30 आया आंसर, रख दोगे, हाँ सर आ गया। लेकिन सर सडनली में हम लोग तो पढ़े ही नहीं, तो देखो कितना आसान है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं सडनली में यू का वैल्यू, तो हमको पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है सडनली में, किसका ट्वाइस हो जाता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये पी बाई ए क्या हो गया ग्रेजुअली हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी सर 1 सेकेंड, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली के लिए कितना था 10 था 20, बस सेम फॉर्मूला। अब यहाँ लेकिन क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे, बस हो गया, कुछ है अंतर बताओ तो आंसर आएगा। बस यही वो कॉन्सेप्ट रखना है कि स्ट्रेस जो होता है ग्रेजुअली का दुगुना हो जाता है स्ट्रेस इसमें सडनली में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में बताओ। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना आसान रहेगा क्वेश्चन आज का, आप लोग इसको बनाना, इसका गारंटी देते हैं होगा तो कल भी खत्म हो जाएगा, नहीं तो परसों तो क्लियरली ये चैप्टर खत्म है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ ही लो, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर आपको, एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो। और आज रात में थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना इस पे। देखो एक टेंसाइल लोड लगाया है 60 किलो न्यूटन का, देखो क्वेश्चन में कह दिया कैसा लगाया है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि कैसा है हमारे पास ग्रेजुअली अप्लाई लोड। यहाँ पर अगर सडनली बोलता तो सोचना पड़ता, इम्पैक्ट बोलता तो सोचना पड़ता, ग्रेजुअली है तो सिंपली है। यहाँ सर्कुलर बार है 4 सेंटीमीटर का, डायमीटर देखो 5 मीटर का, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ 5 मीटर दे दिया, तो इस सब चीज को ध्यान देना एग्जाम में आप लोग। ई का वैल्यू दे दिया हमारे पास, डिटरमाइन क्या करने बोला है स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन एनर्जी, 3 चीज बोला गया है निकालने के लिए। एक सेकेंड आप लोग रुको, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको 3 चीज बोला है देखो निकालने, स्ट्रेस, पहला मतलब क्या बोला स्ट्रेस क्या होता है बताओ तो, स्ट्रेस अब हम तो आप लोग से पूछ रहे हैं, रुको 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 रुको, स्ट्रेस मतलब यहाँ पर 3 चीज बात होता है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे स्ट्रेस का मतलब हमको बताना आप लोग कौन इसमें सही है, इन तीनों में बोलो क्या मतलब होता है स्ट्रेस का, बताओ जल्दी। डेल्टा स्ट्रेन नहीं, देखो स्ट्रेन नहीं होता है, स्ट्रेनिंग इफेक्ट डेल्टा एल, यहाँ पर जो स्ट्रेस जो कहेंगे एल को या डेल्टा एल को बोलेंगे, यही हमारा मेन स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें स्ट्रेस का ही वैल्यू, स्ट्रेन बोलता सिर्फ स्ट्रेन बोलेगा तो वो अलग चीज है, स्ट्रेस बोला तो डेल्टा एल कितना वो स्ट्रेच हुआ ये कहता है, तो ये हमको कहा डेल्टा एल निकालने, स्ट्रेस बोला निकालने और यू निकालने बोला है, 3 चीज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सिंपली समझो, हमको P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन, तो हम लोग इसको न्यूटन में चेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। दाया कितना है 4 सेंटीमीटर, mm में चेंज कर लो। एरिया कितना है π/4 40, ये हमारा एरिया आ गया। डायमीटर, क्योंकि देखो सर्कुलर दिया है तो एरिया निकाल सकते हो, लेंथ भी निकाल सकते हो आप लोग आसानी से। यहाँ तक कोई दिक्कत है ये निकालने में, बताओ किसी को? नो सर। नो सर। तो अब देखो यहाँ से हम लोग आप जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है,
हम यहाँ पर अपना ही बताते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा और अच्छे खासा से। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या चीज निकाले थे अभी तक। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, पी कितना था, 7,000 न्यूटन था हमारे पास। डी का वैल्यू कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसको कि हम 40 सर mm कर पी दिए। का वैल्यू 60 किलो न्यूटन ने दिया है। हाँ, तो 7 किलो न्यूटन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अब? हाँ सर। हाँ, एरिया क्या आ जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका 400 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद एल का वैल्यू था 5 मीटर था, तो मतलब 5000 mm आ गया था हमारे पास। हमको क्या क्या बोला है निकालने, सबसे पहले देखो क्या बोला है, डेल्टा एल निकालने, स्ट्रेस निकालने और यू निकालने बोला है। 3 चीज हमको यहाँ बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, आप बताओ तो वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या तुम लोग? वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ तो, तुम ही लोग को बताओ। एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। बहुत बढ़िया। तो एरिया कितना है, 400 पाई इंटू लेंथ कितना है, 5000। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया निकालने। तो हम लोग यहाँ से 4 पंचे 20, 2 शून्य यहाँ चल गया और 3 शून्य यहाँ चल गया। अब पाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे बताओ तो, यूनिट mm क्यूब लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हमको ई का वैल्यू दिया हुआ था 2 × 10⁵। ठीक है, अब हमको निकालना है 3 चीज, स्ट्रेस और ये वाला चीज। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है बता तो, P/A। इजी है क्या? P का वैल्यू दिया हुआ है क्या? यस सर। एरिया दिया हुआ है क्या? यस निकाल सर। सकते हो आंसर, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? आंसर जो है इसका देख ले रहे हैं 47.476। और यहाँ पर आप लोग ये लिखना मत भूलना, इसका जो स्ट्रेस का जो मेन चीज होता है इसका, ये लिखना मत भूलना आप लोग। ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया क्या बताओ, 1 का आ गया आंसर। कोई दिक्कत आंसर समझने में? दूसरा देखो, फिर से बताना आप लोग वही जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा L/L। डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा L बराबर क्या होगा, स्ट्रेन इंटू L होगा, ये तो पता है। सर 477.46 आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 477.46। 477। यस सर। देखो यहाँ तो इतना ही आ रहा है, मेरा भी कैलकुलेटर खराब है, देखो हम देख लेते हैं इसे। आ गया सर। आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक करना, समझा? मेरा तो कैलकुलेटर का बैटरी ही नहीं है आज, इसलिए हम इस पे नहीं बता पाएंगे। सर कैलकुलेटर पे तो रखे हैं वैल्यू। 746। और रुको 1 सेकंड हम भी चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 400। सर आ गया। आ गया ना? यस। चलो ठीक है, तो देखो हमारा पहला आ गया। हम यहाँ जो समझाना चाहते थे, हाँ देखो, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा L/L। ठीक है, तो डेल्टा L बराबर क्या होगा, स्ट्रेन इंटू L होगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, σ/E बताए हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग देखो ऐसे तुम लोग को एग्जाम में, लेकिन ऐसे लिखना, देखो एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट मत लिखना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखना आप लोग। ठीक है, सुन लो बात को, एग्जाम में आप लोग लिखना स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटे सॉरी E बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन को उस बगल भेज दो तो बराबर हो जाएगा स्ट्रेस बाय E। ठीक है, यहाँ तक आप ब्रैकेट यहाँ पे दूसरा में स्ट्रेन बराबर फर्स्ट पॉइंट को लिखना डेल्टा L/L। ठीक है, तो डेल्टा L को उधर ही रहने दो
तो स्ट्रेन इंटू एल हो गया यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल को वैसे का वैसे रहने दिए बराबर। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्ट्रेस बाय ई, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस सिग्मा बाय ई, और ये एल। समझ में आया बात को कैसे है, कोई दिक्कत समझने में? चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालना क्या है, हमको डेल्टा एल का ही वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डेल सिग्मा का वैल्यू आ चुका है क्या, 47746 डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू हमको पता है 2 इंटू 10⁵ इंटू एल का वैल्यू कितना था 5000 mm। आप बताओ क्या आंसर आ गया इसका, कोई दिक्कत? हाँ, तो आराम से आप लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो है ना यही फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय ई इंटू एल, आराम से निकाल लिए। अब देखो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, यू बराबर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इसका स्क्वायर कर दो बाय 2e, ई का वैल्यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, सब आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? चलो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को आज ही घर पे प्रैक्टिस करोगे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग को और सभी चीजों को भी समझ में आए अच्छे से। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4.1 ही है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे सेम क्वेश्चन है। लोड भी 7 किलो न्यूटन है, उसमें भी था वही, डायमीटर भी वही था पहले का ही। डायमीटर कितना था 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना था 5 मीटर, सब चीज वही है। बस क्या किया है, सडनली दे दिया है यहाँ। तो सडनली दे देता है तो कुछ हमारा चेंजेज भी होता है कि नहीं, बताए थे क्या होगा चेंजेस, बताओ तो। स्ट्रेस क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 चीज बोला निकालने, मैक्सिमम स्ट्रेस, इंस्टेनियस इलोंगेशन और स्ट्रेन एनर्जी। तो देखो कितना आसान है, बताओ। ये हमको पता है ग्रेजुअली का दुगुना हो जाता है सडनली में स्ट्रेस, होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ सीधा देखो, इसमें कितना स्ट्रेस था 47 था, 47 गुना 2 94, और 94 के लगभग में 95 के अप्रोक्स में। तो देखो दुगुना कर दिया बस। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दुगुना, सी इंटू ग्रेजुअली 2 इंटू 47 पॉइंट कितना था 746 को, तो देखो इतना ही आंसर आएगा। तो बताओ इस पहला वाला पॉइंट में दिक्कत है किसी को भी, थोड़ा सा भी तो बताओ। अनीश समझ में आ रहा है बात को, ज्योति प्रकाश समझ में आया? यस सर। हाँ पूरा अच्छे से देखो, यहाँ पर हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ाया कि हमारा क्या होता है, स्ट्रेस दुगुना हो जाता है। तो बस हम लोग क्या करें, दुगुना कर दिए। अब देखो इलोंगेशन, सेम फॉर्मूला जो अभी हम यहाँ बताए क्या है, सिग्मा बाय ई इंटू एल। मैंने बताया था ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। देखो बस सेम फॉर्मूला यही रखा है, सिग्मा बाय ई इंटू एल। सिग्मा का वैल्यू बस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना यूज किया 47.746, लेकिन अब जब मेरा सडनली हो गया है तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू चेंज हो गया, जो मेरा इसमें आया था ये वाला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और सब चीज सेम। फिर देखो यू भी निकालना है, सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, वही जो पहले ऊपर वाला था यही रखे हैं यहाँ पर। समझ में आया पॉइंट को कैसे रखना है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बताओ पहला दूसरा समझ में आएगा। तो आप लोगों का जो होमवर्क है आगे 4.3 बनाओ आज जाके। सबसे पहले तो रीड करना, सिर्फ पहले पढ़ो जाके, 10 से 15 मिनट लगेगा, इजी है, कॉपी में भी उतार लो। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को एक बार देखो 4.3, ठीक है, बनेगा। जहां दिक्कत हो हमसे पूछो, 4.4 भी बनेगा, हम बताते हैं कहां तक आपको बनाना है। 4.5, 4.6, सारा कोशिश करो। हम तो कह 4.8 तक क्वेश्चन है, सारा कोशिश करो आप लोग, एक बार क्वेश्चन को कोशिश कर लो। ये जो अगर 8 क्वेश्चन बना लिए ना आप, ठीक है, अगर 8 क्वेश्चन आपसे बन गया कोशिश करके, सर्च करके, दिमाग लगा के, तब जान लो आप कि आपको बीटेक में भी ये चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करेगा। बीटेक तक ये 8 क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो आप समझ जाओ डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों का आप इस चैप्टर का पढ़ाई कर लिए, सिंपली समझ जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मजा आया पढ़ने में, इजी था। तो जाके आज 4.1 हाँ
कल हम लोग एक और कल हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इम्पैक्ट का होगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक समझने में? यस सर। तो आप लोग जाओ अच्छे से पढ़ाई करो इसको, और जहाँ दिक्कत है हमसे डिस्कस करो। हाँ, चैप्टर नंबर कौन था ये? यूनिट नंबर 4 था, आपको पेज नंबर देख लो, जो पीडीएफ खोलोगे 147 पेज नंबर का होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।